नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से शुरू हुए पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के 3 दिन के अखिल भारतीय सम्मेलन में 2 दिन यानी आज 21 जनवरी और कल 22 जनवरी को हिस्सा लेंगे। बता दें कि 20 से 22 जनवरी तक आयोजित होने वाला यह सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में होगा, जिसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख समेत करीब 100 प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। वहीं बाकी लोग डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। साथ ही बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया है। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों, मादक पदार्थों के खिलाफ जंग और इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डीजीपी और आईजीपी के 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब निश्चित रूप से सुरक्षित, मजबूत और अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही हैं और अब कोई भी देश को किसी भी क्षेत्र में नजरअंदाज नहीं कर सकता और न ही इसे आगे बढ़ने से रोक सकता है। बता दें, सम्मेलन के पहले दिन गृह मंत्री ने उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी वितरित किए और इस दौरान देश के शीर्ष 3 थानों को ट्रॉफी भी प्रदान की। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि सम्मेलन के पहले दिन नेपाल और म्यांमार के साथ भूमि सीमाओं पर सुरक्षित चुनौतियों, भारत में लंबे समय तक रहने वाले विदेशियों की पहचान करने और माओवादी गढ़ों को लक्षित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अंधविश्वास फैलाने के आरोपों के चलते काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल नागपुर की एक संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि ऐसे लोग आते रहेंगे, हमारे पास बंद कमरा नहीं है। जिन लोगों ने चुनौती दी है उन्हें खुद आकर देखना चाहिए। कोई भी मेरे शब्दों और कार्यों को कैमरे पर चुनौती दे सकता है। लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में आकर बैठते हैं। जो मुझे प्रेरित करेगा मैं लिखूंगा और जो लिखूंगा वह सच हो जाएगा। मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एक चिट्ठी पर उनके भक्तों का भविष्य भी बता देते हैं। वहीं जब इस पर उनसे सवाल पूछा गया तो शास्त्री ने कहा कि ईश्वर हमारे गुरुओं की कृपा और सनातन धर्म के मंत्रों की शक्ति से मैंने कौशल प्राप्त किया है। सभी को इसका अनुभव करना चाहिए। यह सत्य सनातन धर्म की उद्घोषणा है। इसके अलावा उनसे यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी छवि को खराब करने वाले और उनकी शक्तियों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी छवि खराब की है। बागेश्वर धाम के लोग उन्हें उचित जवाब देंगे। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले का बहिष्कार किया जाएगा। कथित धर्मांतरण पर शास्त्री ने आगे कहा कि हम हिंदुओं को जन्म के समय प्राप्त धर्म में वापस लाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग उपद्रव पैदा कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। जब तक मैं जीवित हूँ मैं सभी सनातनी हिंदुओं को अपने धर्म की ओर वापस लेकर आऊंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने टीकमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ की पेयजल समस्या, पलायन की समस्या और भी कई समस्याएं 18 सालों के भाजपा शासनकाल के बाद भी बनी हुई हैं। टीकमगढ़ जो कि बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्व रखता है, उसके बावजूद टीकमगढ़ इतना उपेक्षित क्यों रहा है? इस बात का जवाब शिवराज सिंह को देना चाहिए। बुंदेलखंड और टीकमगढ़ 18 वर्षों की भाजपा सरकार के बावजूद भी विकास में पीछे रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही प्राथमिकता से बुंदेलखंड का विकास किया जाएगा। कमलनाथ ने चुनौती भरे अंदाज में आगे कहा कि मैं शिवराज सिंह से कहूंगा कि आ जाइए मंच पर, उस तरफ आप खड़े हो जाएं, इस तरफ मैं खड़ा हो जाता हूं। आप अपने 18 वर्षों का हिसाब जनता को दीजिए, मैं अपने 15 महीने का हिसाब देता हूं। कांग्रेस सरकार बनते ही टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज पहली प्राथमिकता होगी और कर्मचारियों के लिए पेंशन बहाली की बात मैं पहले ही कह चुका हूं। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वह केवल घोषणाओं की मशीन है, भाषण और झूठे बोलने की मशीन है। शिवराज सरकार ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, घर घर में शराब दी, भ्रष्टाचार दिया, शोषण और किसानों को लाठियां दी। आज प्रदेश में भाजपा नेताओं को खुली छूट है, जो चाहो वह कर लो। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है, जो मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। जब इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसे निर्माण होगा हमारे बुंदेलखंड का, हमारे प्रदेश का। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का हाल ही में एक बयान सामने आया है,
जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार उन आतंकवादी संगठनों के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी जो देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं करते। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान वॉशिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में बिलावल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पर टीटीपी के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर हम अफगान अंतरिम सरकार के साथ काम कर सकते हैं जिसका इन संगठनों पर प्रभाव है तो हम अपनी सुरक्षा कायम रखने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि देश का नया नेतृत्व राजनीतिक और सैन्य दोनों उन आतंकवादी संगठनों से कोई बातचीत नहीं करेगा जो देश के कानून और संविधान का सम्मान नहीं करते। पिछले कुछ महीनों में टीटीपी के निशाने पर पाकिस्तानी सेना भी रही है और आतंकियों के हमले में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं बिलावल से यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान को उम्मीद है कि नई अफगान सरकार टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, बिलावल ने कहा, हम दोनों आतंकवाद के शिकार हैं। मैं नहीं मानता कि आतंकवाद के खिलाफ अफगानिस्तान की सरकार अपने दम पर सफल होगी और न ही हम अपने दम पर आतंकवाद के खिलाफ सफल होंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा उद्देश्य पाकिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है। हमारा मानना है कि चरमपंथ और आतंकवाद से निपटने का एकमात्र तरीका लोकतंत्र है। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और पहलवानों के बीच चल रहे विवाद को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी बनाने के साथ ही कल शुक्रवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के सरकारी आवास पर 7 घंटे तक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान पूरे मामले की जांच के लिए एक अन्य कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। ये कमेटी 4 हफ्तों में जांच की रिपोर्ट सौंपेगी और जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे। मीटिंग के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने 7 घंटे पहलवानों की बात सुनी। हमने उसी दिन कुश्ती संघ से 72 घंटों में जवाब देने को कहा। हमने उनकी मांगों को सुना और कार्रवाई करने की बात कही है। जब तक कमेटी की जांच पूरी नहीं होती तब तक बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर दैनिक कार्यों से खुद को अलग रखेंगे। खेल मंत्री ने आगे कहा कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी ही सारे आरोपों की जांच करेगी और बृजभूषण सिंह कमेटी की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं पहलवानों की तरफ से बजरंग पूनिया ने कहा कि मंत्री ने हमारी बात सुनी है, कमेटी बनाने का फैसला किया है, 4 हफ्ते में नतीजे देने की बात की गई है। हमें पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच होगी। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। पहले खिलाड़ी डरे हुए थे, सभी को समझाया भी है। मंत्री ने भरोसा दिया कि हम हर कदम पर साथ खड़े हैं। इसके बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि हम मंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारे खेल का बहुत साथ दिया है। हमने मजबूरी में ये कदम उठाया है। हमें कमेटी पर भरोसा है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर नहीं बैठेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पिछले 2 महीनों के अंदर कल शुक्रवार को दूसरी बार 40 दिन की पैरोल दी गई है। आपको बता दें, अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में राम रहीम 20 साल की सजा के चलते जेल में बंद हैं और राम रहीम को 3 महीने पहले भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी। डेरा प्रमुख की आखिरी 40 दिन की पैरोल पिछले साल 25 नवंबर को खत्म हुई थी और वह 14 अक्टूबर को रिहा होने के बाद उत्तर प्रदेश में अपने बरनावा आश्रम गया था। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई थी। पीटीआई भाषा के मुताबिक शुक्रवार को मिली पैरोल 40 दिनों के लिए प्रदान की गई है। यह नियम अनुसार होगी। फिलहाल राम रहीम हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं और पैरोल पर बाहर आने के बाद वह 40 दिन यूपी के बरनावा आश्रम में रहेगा। वहीं इससे पहले राम रहीम को पिछले साल 2022 में 3 बार पैरोल मिली थी और वह 91 दिन तक जेल से बाहर रहा था और इस दौरान डेरा प्रमुख ने नशे पर 3 गानों को भी लॉन्च किया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।